Hello everyone, welcome back to Entertainment Tutorial. Dear students, today we are going to continue Chapter 6, New Questions and Ideas from Grade 6 CBSE. As in my previous video lecture, you well understood about the Jainism. Now, today we are going to continue this chapter with the topic Sangh. Both the Mahavira and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. They arranged for them to stay together in the Sangh as an association of those who left their homes. महावीरा और बुद्धा इन दोनों का कहना था, वो दोनों ये समझते थे कि जो पर्सन अपना घर छोड़ेंगे वही ट्रू नॉलेज गेन कर सकते हैं. जैसे उन दोनों ने अपने घर के कंफर्ट सुख सुविधाएं छोड़कर फॉरेस्ट में मेडिटेट कर कर नॉलेज को एनलाइट किया था, नॉलेज को प्राप्त किया था और सभी लोगों को अपना नॉलेज बांटा था. तो उन्होंने यही कहा कि जो लोग नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने घर को पूरी तरह से छोड़ना होगा. और ऐसे लोग, जो लोग नॉलेज गेन करने के लिए निकले हैं, वो एक साथ एक ग्रुप में रह सकते हैं. उस ग्रुप को कहा है संघ और उसको दिया है नाम एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स. जो अपना घर छोड़कर आते हैं उनके लिए जो रहने की जगह होती है उसे संघ कहा गया. द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट Sangh were written down in a book called the Vinay Pitaka. From these we know that there were separate branches for men and women. All men could join the Sangh. However, children had to take the permission of their parents and slaves that of their masters. Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of creditors. Women had to take their husband's permission. जो रूल्स बुद्धा ने बनाए थे बुद्धिस्ट संघ के, उसे एक बुक में लिखा गया था. उस बुक का नाम है विनय पिताका. संघ में जो मॉन्क्स रहते हैं, जिन्होंने घर छोड़ दिया है, वो कैसे रहेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना और बुद्धा की जितनी भी टीचिंग्स थी और लोगों को, मॉन्क्स को कैसे संघ में रहना है, ये सब जो था ये विनय पिताका बुक में लिखा गया था. फ्रॉम दिस संघ मैन एंड वुमेन, जो अलग अलग ब्रांचेस बनी हुई थी, मैन जो है वो इजीली संघ ज्वाइन कर सकते हैं. हाउएवर जो चिल्ड्रन थे उन्हें अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी होती थी. स्लेव्स मतलब जो गुलाम थे उन्हें अपने मास्टर्स की परमिशन लेनी होती थी. जो राजा का काम करते थे उन्हें किंग, राजा से ही परमिशन लेनी होती थी. और जो डेटर्स, इट मीन्स जो पैसे उधार लेते थे, उन्हें क्रेडिटर्स मतलब जिससे पैसे उधार लिए हैं उनसे परमिशन लेनी होती थी. और वुमेन को हस्बैंड से कि संघ ज्वाइन करने के लिए. मैन और वुमेन जिन्होंने संघ ज्वाइन किए उन्हें सिंपल लाइफ, मतलब एक बहुत सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग. और अपना जो मैक्सिमम टाइम था वो मेडिटेशन में उन्हें स्पेंड करना होता था. और वो भिक्षा मांगने के लिए गाँव में जाते थे जिसका एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन होता था. That is why they were known as bhikkhus, the प्राकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर, beggar. और जो भिक्षा मांगने जाते थे, जो मेन होते थे, उन्हें भिक्खूस कहा जाता था. और जो वुमेन्स होती थी उन्हें भिक्खुनीस कहा जाता था. They taught others and helped one another. They also held meetings to settle any quarrel that took place within the sangh. भिक्खूस वुमेन को कहा जाता था. एज यू नो दैट ये सब एक दूसरे को सिखाते थे. कौन? जो मॉन्क्स में संघ में रहते थे, चाहे वो मैन हो या वुमेन, एक दूसरे को सिखाते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे. और इनकी पर्टिकुलरली मीटिंग्स भी होती थी. और वहां पर क्या होता था, नॉर्मली जो भी बातें होती थी, मीटिंग्स जिस पर्पस के लिए रखी जाती थी, और वहां पे जो क्वारल, किसी के झगड़े हो जाते थे, उनको भी सॉल्व किया जाता था. और जो संघ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन दिया जाता था. दोज हु जॉइन्ड द संघ इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, merchants, laborers, barbers, courtesans, and slaves. Many of them brought down the teachings of the Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing their life in the Sangh. संघ जिसने ज्वाइन किया था वो किस किस अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते थे, लाइक ब्राह्मण,
क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबरर्स एक्सेट्रा। बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज थी। तो काफी लोगों ने ये सीख ली थी बुद्धा और महावीरा से, है ना, बहुत कुछ सीख लिया था। तो उन्होंने जो सीख ली थी, उन्होंने क्या करा, अपनी एक जो लाइफ थी, संघ की लाइफ थी, उसको एक पोम में क्या कर दिया था, डिस्क्राइब कर दिया था। मतलब एक कविता लिख दी और उनकी जितनी भी संघ की लाइफ थी उसमें वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, ये पोयम के द्वारा उन्होंने एक्सप्लेन किया था। अब आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये केव की इमेज है। अ केव हॉलोड आउट इन द हिल्स, दिस इज अ केव इन करले, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। Monks and nuns lived and meditated in this shelter. डियर स्टूडेंट्स, ये केव को खोदा गया है ताकि उसमें रह सकें। देखो इसको नीचे से ना खोदा गया है ताकि इसमें रहने की जगह बनाई सके। और ये जो केव, ये जो गुफा है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में इस केव का नाम है करले केव। इसमें मॉन्क्स एंड नन्स रहते थे, मेडिटेट करते थे। मॉन्क्स एंड नन्स किससे रिलेट करते हैं, बुद्धिज्म से रिलेट करते हैं। अब हम देखेंगे मॉन्स्ट्रीज। To begin with, both Jaina and Buddhist monks went from place to place throughout the year teaching people. The only time they stay in one place was during the rainy season, when it was very difficult to travel. Then their supporters built temporary shelters for them in gardens, or they lived in natural caves and hilly areas. Dear students, दोनों जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे वो पूरा साल इधर उधर घूमते थे। उनका कोई परमानेंट प्लेस नहीं था कि वो कहाँ रहेंगे। क्यों घूमते थे, अपनी टीचिंग्स को फैलाने के लिए। वो क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते थे। ओनली ईयर में एक टाइम ऐसा आता था जब वो एक जगह स्टे करते थे, दैट इज द रेनी सीजन। क्योंकि उस टाइम में इतनी ज्यादा कीचड़ हो जाती थी तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना बहुत ज्यादा जल्दी पॉसिबल नहीं होता था, मुश्किल होता था। इट्स अ वेरी हार्ड टाइम। तो वो क्या करते थे, अपना टेम्पररी सेटलमेंट बनाते थे पहाड़ी इलाकों में, गार्डन में, गुफा में। ये लोग यहाँ पर रहते थे। As time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters, and so monasteries were built. These were known as viharas. डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे समय बीतता गया, पहले संघ में ऐसे ही रह लेते थे, घूमते रहते थे। फिर बहुत सारे लोग आने लगे तो इन्हें ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ कि एक परमानेंट प्लेस होनी चाहिए। तो इन्होंने जो प्लेस बनाई वो थी मोनेस्ट्रीज। ठीक है, और मोनेस्ट्रीज को विहारास भी कहा जाता था। विहार, स्टार्टिंग में विहार जो थे वो वुड, लकड़ी से बनाए जाने लगे और बाद में उन्हें ब्रिक से बनाए जाने लगा। सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। और ईंटों से बनाए जाने लगे और वेस्टर्न इंडिया में कई बार केव को खोद कर विहार बनाए थे। मतलब क्या होता था, जो केव होती थी गुफा, उसके अंदर उसको खोद कर क्या बनाए जाने लगे, विहार, मतलब मोनेस्ट्रीज बनाए जाने लगी। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें क्या बताता है। Just as the waters of rivers lose their names and separateness when they flow into the mighty ocean, so are varna and ranks and family forgotten when the followers of Buddha join the order of monks. Dear student, जैसे बहुत सारी रिवर्स वाटर फ्लो करती हैं, बहती हैं, तो वो अपना नाम भूल जाती हैं। सारी रिवर्स जो होती है वो समुद्र में जाकर मिल जाती है और क्या होता है, समुद्र का खारा पानी बन जाती है। इसी तरह जो लोग अपना घर छोड़कर बुद्धिस्ट को फॉलो किया, मॉन्क्स बन गए, तो वो अपनी कास्ट, अपना धर्म जो है वो भूल जाते हैं और साथ में एकता के साथ रहते हैं। Very often, the land on which the vihara was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king. The local people came with gifts of food, clothing, and medicines for the monks and nuns. In return, they taught the people. Over the centuries, Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond. ज़्यादातर विहार बन गए, है ना।
तो क्या ये जो विहार थे इसको दान में कौन देता था? कभी तो बन जाते थे और कभी कभी कोई लोग दान में भी देते थे, लाइक रिच मर्चेंट, लैंड ऑनर और किंग जो राजा होते थे वो दान में दे देते थे। लोकल पीपल उनके लिए खाना, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने जैन धर्म को फॉलो नहीं किया था वो उनके लिए खाना, मेडिसिन ये सब लेकर आते थे, और रिटर्न बैक में उनको क्या मिलता था? बहुत सारे उपदेश, मैसेजेस और अच्छी अच्छी बातें मिलती थी। बहुत सालों के बाद ओवर द सेंचुरीज जो बुद्धिज्म था वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल गया था। अब हम देखेंगे द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। जब जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर हो रहे थे तो ब्राह्मण ने डेवलप किया आश्रम्स। Here, the word ashram doesn't mean a place where people live and meditate. यहाँ आश्रम का मतलब कोई एक रहने की जगह, एक प्लेस नहीं है जहाँ पर रहकर मेडिटेट किया जाए, बट इट इज यूज्ड इंस्टीड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ। बट ये जो है ये लाइफ की स्टेजेस बताई गई हैं। हमारी जो लाइफ की स्टेजेस है वो 4 स्टेजेस है। हमारी लाइफ को 4 स्टेजेस, 4 आश्रम्स में बांट दिया गया है। 4 आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड समन्यासा आश्रम। Brahmin, Kshatriya and Vaishya men were accepted to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life. That is known as Brahmacharya. Dear students, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मेन थे उन्हें अपनी सिंपल लाइफ जीनी होती थी, पढ़ाई करनी होती थी वेद के बारे में बचपन में, तो इसे कहा गया है ब्रह्मचार्य। यह था पहला आश्रम। नेक्स्ट, देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर, दैट इज नोन एज गृहस्थ आश्रम। फिर उनकी शादी होती थी, उन्हें घर में रहना होता था, तो सेकंड टाइप ये हो गया गृहस्थ आश्रम जिसमें घर में रहते थे। देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, दैट इज नोन एज वानप्रस्थ आश्रम। फिर उन्हें जंगल में जाना होता था मेडिटेशन करने के लिए, ये थर्ड कैटेगरी थी जिसे कहा गया वानप्रस्थ आश्रम। एंड फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी। फिर उन्हें सब कुछ छोड़कर सन्यास लेना होता था, तो ये इसको सन्यास कहा जाता, जो लास्ट स्टेज होती थी ना। The system of ashrams allowed men to spend some part of their lives in meditation. Generally, women were not allowed to study the Vedas and they had to follow the ashrams chosen by their husbands. Ashrams क्या बोला इनमें, आश्रम के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो मैक्सिमम क्या थे, मतलब जो भी थे उनको फॉलो करने थे, और मैक्सिमम टाइम जो था उन्हें मेडिटेशन के लिए बिताना होता था। और जो वुमेन्स थी उन्हें ये अलाउ नहीं था कि वो वेदास को पढ़ सकती हैं, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था। और वुमेन जो है उन्हें वही आश्रम चूज करना होता था जो उनके हस्बैंड का होता था। नेक्स्ट हम देखेंगे एल्सवेयर, एस जैसे सभी चैप्टर में होता है। फाइंड ईरान इन योर एटलस। Zoroaster as an Iranian prophet. His teachings are contained in a book called the Avesta. Dear students, ईरान मैप में देखना, इंडिया के पास क्या है, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान और फिर उसके पास में जो है वो ईरान। जोरोस्टर जो थे ईरानियन प्रोफेट, मतलब उपदेश, टीचिंग देते थे जैसे बुद्धा और महावीरा ने दी थी। इनकी टीचिंग्स जो थी वो एक बुक में लिखी गई थी, उस बुक का नाम था अवेस्ता बुक। अवेस्ता और वेदास में जो लिखा गया था वो बहुत कुछ जो था सिमिलर था। बेसिक टीचिंग्स जो थी जोरोस्टर की उनमें था गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, मतलब अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। Here is a verse from the Zenda Avesta. Lord grant strength and the rule of truth and good thinking by means of which one shall create peace and tranquility. Dear students, भगवान ने हमें सच्चाई, अच्छी थिंकिंग जिससे हमें शांति से अच्छे से रहें, ये सब दिया है। इस्लाम धर्म में आने से पहले वहां पर क्या लिखा है देखो यहाँ पे, ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म,
ज़ोरास्ट्रियनिज्म को माना जाता था। बहुत सारे जो लोग थे वो ज़ोरास्ट्रियनिम्स थे। फिर उन्होंने क्या किया, वो माइग्रेटेड हो गए। इट मीन्स वहां पे उन्होंने क्या करा, वो ईरान छोड़कर सेटल डाउन हो गए गुजरात और महाराष्ट्र में। फिर उन्हें यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र में पारसीज नाम से जाना जाने लगा। दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ टुडेज पारसीज। और जो पारसी के एंसेस्टर्स हैं वो कौन है, ज़ोरोएस्ट्रिज्म जो है ईरान में। Hope you all well understood the chapter. Thanks for watching.